आपके हिसाब से वर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी अभी कौन सी है? कांग्रेस क्यों इतनी डिपेंडेंट है एक फैमिली पर? अगर हम राहुल गांधी को बोले या सोनिया गांधी जी को बोले या क्यों, क्या उनके पास इतना मॉनेटरी बेनिफिट है जिससे कांग्रेस चल रही है? इनफैक्ट नीतीश जी का एक बहुत क्लियर पॉलिसी था कि मैं इन्हीं लोगों का समर्थन भी लूंगा सरकार में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है, लेकिन जब पुलिस अपना काम करते रहेगी और कोर्ट्स अपना काम करे होगी तो उसमें दखल नहीं दूंगा। 90 के दशक के सब जेल गए, सब के सब आप देखेंगे जेल गए। आनंद मोहन जेल गए, पप्पू यादव जेल गए, मुन्ना शुक्ला जेल गए, शहाबुद्दीन जेल गए, जितने थे करीब करीब सब जेल गए। अब जब वो जेल गया था, मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो उनके लिए जेल में एक पूरा तालाब खुदवाया गया, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया उनके लिए अखबारें आती थी। ये कोई एक आम व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति जो बाहुबली ना हो, सबसे पहले तो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता था। हिम्मत नहीं हो सकती थी कि नॉमिनेशन फाइल कर दे। कितने मर्डर्स हो गए सिर्फ इसलिए कि किसी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। बिहार में इनफैक्ट डेटा है, और ये तो ऑफिशियल डेटा है। 90 के चुनाव देख ले, 95 के देख ले, 2000 के देख ले, एक एक चुनाव में 100 150 लोग मारे जाते थे। वहाँ पुलिसकर्मी है, लेकिन वहाँ के जो दबंग है, बाहुबली है, वो आगे कहा कि ये बूथ हमें लूटने दो। पुलिस जो होती थी वो भी चाहती थी, और उसकी मजबूरी मान सकते, तो कहती थी कि शांति से कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे बीच में। लेकिन क्या सिर्फ आप रिजर्वेशन की लिमिट्स बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं सॉल्व होगी। 2600 ओबीसी कास्ट में जो टॉप 100 कास्ट है उनको रिजर्वेशन का 75% बेनिफिट मिल रहा है, और बाकी 2500 कास्ट को 25%। लॉ एंड ऑर्डर जैसे आपने देखा बिहार में बहुत बुरी हालत थी, बहुत सारे केसेस हमने देखे जो कि मूवीज़ भी बनी उन सब चीज़ों पे। लॉ एंड ऑर्डर कितना सॉल्व हो गया वहाँ पर? अगर मैं 90 के दशक से कंपेयर करूं तब मैं बोलूँगा राम राज्य है। क्यों 100%? अगर बीजेपी की बात करें तो सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट्स में है, काफ़ी अच्छे स्टेट्स में है, बट करप्शन क्यों ऐसा है जिस पे हम जो पुराना एक तरह से वो जो दाग होता है वो बहुत मुश्किल से मिटता है। अगर आप सीएम बनते हैं या फिर आपकी पार्टी का कोई सीएम बनता है तो कितने टाइम में इस चीज़ को एक ड्रास्टिकली डिफरेंस ला सकते हैं इस चीज़ पे? हाय सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप आज आए हैं, क्योंकि आई थिंक एक जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो एक हमारा मोटिवेशन यही था कि हम उन चीज़ों पे भी फोकस करें जो इंडियन सोसाइटी में इम्प्रूव की जा सकती हैं, और उसका सबसे बड़ा स्टेप जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ले सकती हैं। जो लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं पॉलिटिक्स में, वही आगे आएँ। और आई थिंक सेम जर्नी आपकी भी रही है। आप एक इंजीनियर हैं बिट मैसरा से, फिर आपने एक्सेलराई से एमबीए किया जो कि वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस है। उसके बाद आपने जॉब किया, अच्छा कॉर्पोरेट जॉब किया। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार इतनी मेहनत करके हमने एमबीए किया और अच्छी जॉब है, अच्छा सैलरी है, तो हम इस फील्ड में आए, जो काफ़ी हम लोग सोचते हैं बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ रहता है। तो वो आप में कहाँ से मोटिवेशन आई उस चीज़ की? मुझे लगता है शायद डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है, और ऑफ कोर्स आपके सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपके जो चॉइसेस होते हैं और आपकी जो चाह होती है, वो मुझे लगता है किसी ना किसी प्रकार से वो कन्वर्ट होने लगती है जो आपका डेस्टाइन्ड पाथ है उस पर। आज के कुछ साल पहले अगर आप मुझसे पूछते जब मैं एशियन पेंट्स में था कि क्या कभी मैं पॉलिटिक्स में होऊंगा, तो मैं कहता बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन शायद वो एक बैक ऑफ द माइंड वो मन था, कि इच्छा थी कि कुछ थोड़ा सब्सटैंशियल लाइफ में करना है। सब्सटैंशियल क्या है ये मुझे नहीं पता था, उसकी परिभाषा नहीं पता थी, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करना है जिससे खुद को सेटिस्फैक्शन मिले। तो जॉब में रहते हुए भी मैं उन अवसरों की तलाश में रहता था कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करने का ज़्यादा मौका मिले। और कॉर्पोरेट में समहाउ कुछ सालों के बाद जो लर्निंग होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो बहुत फ्लैट हो जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने को नहीं मिल रहा था। और ये क्रॉस कॉर्पोरेट की हालत है, मैं किसी एक कंपनी पे नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कॉर्पोरेट, और आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरे जैसे कुछ लोगों को शायद वो सूट नहीं करता है। तो हमेशा से एक चाह थी कॉर्पोरेट से कैसे मूव आउट करके कहीं और जाके कंट्रीब्यूट करो। उसी समय छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और उन्होंने एक पोजीशन ओपन किया, एक एडवाइजरी काइंड ऑफ अ रोल था, गुड गवर्नेंस का। उसमें मैंने अप्लाई किया, हो गया। पीडब्ल्यूसी ही उसकी पूरी प्रोसेस कर रही थी इनफैक्ट सिलेक्शन की। तो उसमें मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। पैसे थोड़े कम थे ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में, लेकिन मुझे ये लगा कि काम करने में मज़ा आएगा, और मैंने उसे ज्वाइन किया। एक्चुअली मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि एकदम ही नया फील्ड था। ब्यूरोक्रेसी, पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में पॉलिसीज़ पे काम करना, फील्ड पे काम करना, डेटा पे काम करना, हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, थोड़ा सा पॉलिटिक्स का ग्लिम्स क्या होता है क्या नहीं।
तो बहुत इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिला मुझे उस स्टिंट में काम करके। लेकिन वो 1 साल भी नहीं हुआ था और इलेक्शंस हुए वहीं पे, और इलेक्शंस में जो एग्जिस्टिंग सरकार थी वो हार गई, डॉक्टर रमन सिंह जी की, और कांग्रेस की सरकार आती है। आइडियली क्या होता है कि जो ऑफिशियल लोग हैं वो तो वही कंटिन्यू करते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। लेकिन समहाउ कांग्रेस डिड नॉट लाइक अस बीइंग देयर, और सरकार जो आई, तो उन्होंने फिर बहुत सारे नखड़े किए। उसके बाद एक दिन न्यूज़पेपर में साफ साफ निकाल दिया कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है। राइट, सो वी वर जस्ट बेसिकली थ्रोन आउट ऑफ आवर जॉब्स। तो फिर से मैं एक बहुत वो लाइफ के उस फोर्क पे आ गया कि अब आगे क्या करूं, आई लेफ्ट अ लॉट टू कम हियर एंड कंट्रीब्यूट, एंड देन अगेन मैं ग्राउंड जीरो पे पहुंच गया हूं। तो नेक्स्ट 2-3 महीने बहुत कॉन्टम्पलेट किया कि क्या करना चाहिए, एंड फाइनली आई डिसाइडेड आई शुड गेट इनटू पॉलिटिक्स, बिकॉज वहाँ पे 1 साल का जो मेरा अनुभव था उसमें भी यही मैंने देखा कि पॉलिटिक्स इज व्हाट ड्राइव्स द नैरेटिव एंड पॉलिसीज। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन वो नैरेटिव सेट नहीं कर सकता है। तो फाइनल जो ओरिजिन है, चाहे आप डेवलपमेंट बोले, नैरेटिव बोले, पॉलिसीज बोले, किसी भी चीज़ का, वो जाके पॉलिटिक्स पे ख़त्म होता है। तो मैंने सोचा खुद को एक चांस देते हैं, पॉलिटिक्स का ट्राई करते हैं। समहाउ जो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स थे तो मैंने रीच आउट किया, दिल्ली में गया, 1-2 सीनियर लीडर से मिला, फिर उन्होंने मुझे झारखंड भेजा जो मेरा होम स्टेट है। वहाँ पे जाके मैं बीजेपी के का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ही इज काइंड ऑफ अ गार्जियन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। तो उनसे जाके मिला, समहाउ उनको थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट आया, और ही स्टार्टेड इन्वॉल्विंग मी। इलेक्शंस थे 2019 के लोकसभा के, तो आई वाज इन्वॉल्व्ड इन जो काफ़ी बैक एंड का काम होता है इलेक्शंस का, उसमें काफ़ी मुझे इन्वॉल्व किया गया। फिर धीरे धीरे उनका भी ट्रस्ट बना मुझ पे, और एंड स्लोली आई बिकेम पार्ट ऑफ द सेटअप। एंड देन जैसे इलेक्शंस खत्म हुए तो मुझे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना दिया गया, बिकॉज दे थॉट ये थोड़ा वैल्यूएबल है काम करने के सेंस में। एंड देन माई पॉलिटिकल जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन से उसमें भी आई वर्कड एक्सटेंसिवली। फिर न्यू टीम्स फॉर्म हुई तो आई वाज गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देयर आफ्टर वो फिर मुझे समझ में आ गया था कि ठीक है, नाउ आई ब्रोकन थ्रू एंड आई विल स्टे देयर। सर कोई अगर इंसान है जो जॉब कर रहा है या फिर जिसका एक माइंडसेट है कि यार कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, पॉलिटिकली हमें जाना है, अपना स्टार्ट करना है, तो फाइनेंशियल बैकिंग का कितना रोल है उसमें? वो कैसे फाइनेंशियल बैकिंग कर सके? क्योंकि जैसे आपने बोला बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जीत रही है या हार रही है उस पर बहुत फ़र्क है, तुम्हारे पास कितनी सैलरी आ रही है, तुम कैसे छोड़ के आओगे उस चीज़ को? है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट दिस इज द बिगेस्ट रीजन जो मुझे लगता है कि जिस कारण से नए लोग और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि राजनीति में आपको कुछ पैसे मिल नहीं रहे हैं, इनफैक्ट, राइट। खुद को सस्टेन भी करना और एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ जाते हैं जब आप पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प करना है, तो यू हैव मोर एक्सपेंसेस देन नॉर्मल। तो अनलेस आपका अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, या कोई ऐसा सोर्स या स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है जहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कोई नौकरी पेशा आदमी राजनीति नहीं कर सकता है। तो आप रेयरली एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई नौकरी कर रहा है कॉर्पोरेट में और पॉलिटिक्स कर रहा है, देयर इज नो एग्जाम्पल। उसे एक छोड़ना पड़ेगा, दैट्स वेरी सिंपल। तो ये सबसे बड़ा बॉटलनेक बोल सकते हैं आप है। मैंने थोड़ा कोशिश क्या किया कि, तो व्हेन आई जम्प्ड इनटू पॉलिटिक्स आई डिड नॉट हैव अ प्लान, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगा। थोड़ी बहुत जो सेविंग्स थी उसको मैंने यूज़ किया। इंसिडेंटली क्या हुआ कि थोड़े रास्ते खुलने भी लगे। मैं रांची पहुंचा तो एक मेरे सीनियर थे, एंड हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, वुड यू लाइक टू जॉइन इन। तो हम लोगों ने वो स्टार्टअप पे काम करना शुरू किया। ऑन जॉब पोर्टल है, इट डज रिक्रूटमेंट फॉर अ लॉट ऑफ एमएनसीज। तो उससे थोड़े रेवेन्यूज आने लगे, तो समहाउ चीज़ें फेल इन प्लेस। बट मैं इसको मॉडल नहीं बोल सकता हूँ, राइट। इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय एवरीवन। तो दैट मीन्स आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स में आने के बाद सर आपने क्या देखा जो कि पहले आपका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कुछ डिफरेंट थी, बट जब आप एक्चुअली यू वेंट इनटू द पॉन्ड तो फिर वो डिफरेंट आपने कुछ देखा वहाँ पर? सी बहुत पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं भी था, तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ इट वर्क्स करीब करीब जितना एक्चुअल है उसके आसपास ही था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे डिसोनेंस आ गया। लेकिन जनरली आप पूछेंगे बाहर से कोई पॉलिटिक्स को देख रहा है और अंदर से देखता है तो उसमें बहुत डिफरेंस आता है।
बाहर से पॉलिटिक्स बहुत ग्लैमरस लगता है, आप देखते हैं नेता भाषण दे रहा है, जिंदाबाद हो रहा है, और रैलियाँ हो रही हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, डिबेट्स पे डिबेट कर रहे हैं। एक्चुअली पॉलिटिक्स का जो 95% ऑफ द काम है वो बहुत ग्राइंड का काम है, वो ज़मीन का काम है, मेहनत का, बोरिंग और बहुत पेशेंस का काम है। आपको अगर लोगों से मिलना है, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम सुननी है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप नहीं, ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको घुसना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, लोकल स्तर पे आपको बहुत और वहाँ पे प्रोसेसेस नहीं होते हैं, इट इज़ मोर अबाउट किससे कौन कहाँ क्या बोल रहा है, उस पे काम होते हैं, उसको सॉल्व करना है। बहुत सारे, अगर आप संगठन में काम कर रहे हैं किसी पार्टी के, तो बहुत सारा एकदम मुंडेन काम होता है। कॉर्पोरेट में जिसको आप सबसे लो लेवल वर्क बोलते हैं, क्लरिकल वर्क बोलते हैं, पार्टी में हम लोग बैठ के वो करते हैं, कॉल्स कर रहे हैं लोगों को, डेटा लिख रहे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से कौन आ रहा है, ये रूट चार्ट बन रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद कॉर्पोरेट में हम डेलीगेट कर देते हैं अपनी टीम्स को, वो खुद करना पड़ता है। सो 95% काम जो पॉलिटिक्स में होता है यही होता है। एंड वेन यू कीप ऑन डूइंग दिस वेरी सिंसियरली ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, तब जाके कुछ वर्षों के बाद आप वहां पे पहुंचते हो जब आप छोटे भाषण दे सकते हो, छोटे समूहों में जब और करते हो, तब आप और पार्टी का विश्वास आता है, आप बोल पाते हो, तब जाके आप डिबेट्स में कभी कभार अपीयर कर सकते हो। तो उसको देख के अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे तो बहुत ज़्यादा डिसोनेंस हो जाएगा। सर, पढ़े लिखे लोगों की पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं हम, तो जैसे हमने देखा अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली में आए, लोगों की बहुत होप्स थी, जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, अच्छे कॉलेजेस से हैं, सब कुछ है, तो उनको था यार अब दिल्ली जैसा स्टेट जो कैपिटल है, छोटा है, मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बदलाव होगा, कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। प्रॉमिसेस भी ऐसे थे, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, ठीक है, ये चीज़ें थी। बट एक डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब नॉट सेलिब्रेटिंग द फेलियर ऑफ अरविंद केजरीवाल या आप इस इलेक्शन में, बट लोगों के अंदर एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया इसी चीज़ का कि यार पढ़े लिखे लोग भी आकर कुछ नहीं कर पाए। तो वो कहाँ फेल हुआ वो चीज़? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग बाहर हैं पॉलिटिक्स से, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, और सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं होता है क्योंकि पॉलिटिशियंस करप्ट है, वो करना नहीं चाहते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग कॉर्पोरेट में रहते हैं या कंसल्टिंग में रहते हैं, नॉट टू से बट रहते तो हमें ठीक लगता है नहीं कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, शिक्षा अच्छी करनी है, स्कूल अच्छे कर देंगे, अच्छे टीचर्स लेते आएंगे, हेल्थ अच्छा करना है, अच्छे हेल्थ सेंटर्स बना देंगे, डॉक्टर्स लेते हैं। नो, दिस इज इट इज़ नॉट सो ईजी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हेल्थ में आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना दिए, आपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बना दिए, टर्शियरी हॉस्पिटल्स बना दिए, लेकिन आप डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे? तो आप अगर डॉक्टर्स की सप्लाई देखोगे, हर साल जितने पास आउट करते हैं डॉक्टर्स इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस से, दे आर नॉट सफिशिएंट टू केटर टू ऑल द हॉस्पिटल्स दैट वी हैव। तो आप बिल्डिंग्स तो बना दोगे, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे? और खास करके लेट से थोड़े इंटीरियर रीजन्स में आप चले जाओ, तो डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करूँ, बॉम्बे में प्रैक्टिस करूँ, पटना में करूँ, रांची में करूँ, लेकिन उनको बोल दो कि गिरिडीह में जाके प्रैक्टिस करना है, या और भी संथाल परगना जो हमारे यहाँ एरिया, वहाँ जाकर प्रैक्टिस करते हैं, नॉट गो, एंड यू कैन नॉट फोर्स देम टू गो। तो एज अ पॉलिटिशियंस कोई बोले कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, नहीं, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारे यहाँ। एजुकेशन में भी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो बाहर से अगर कोई भी ये सोचेगा कि मैं जाके ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम, नॉट पॉसिबल। और इसलिए बहुत सारे पॉलिटिशियन जो जब विपक्ष में होते हैं तो ओवर कमिट कर देते हैं, आप देखेंगे। एंड अरविंद केजरीवाल वुड बी वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, राइट? जब वो सत्ता में आते हैं तब उन्हें दिखता है कि बहुत सारे कंपीटिंग प्रॉब्लम्स है और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दूसरे को आपको डीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, बिजली बिल माफ़ किए मान लीजिए, हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम करने की कोशिश की, फ्रीबीज पे काम करने की कोशिश की। अब उसका परिणाम क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाते हो, तो सड़कों पे काम नहीं हो पाया, पानी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं हो पाया, यमुना की सफाई पे काम नहीं हो पाया, ये होगा। एंड हेंस राइट पॉलिटिक्स क्या है, बैलेंस करते हो सारी चीज़ों के। आपको पता है कि मैं एजुकेशन को 2 दिन में टर्न अराउंड नहीं कर सकता हूँ, 10 साल का प्लान लेके चलूंगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनता रहेगा, साथ ही साथ हेल्थ भी थोड़ा ठीक होता रहेगा, साथ ही साथ अगर सेंट्रल लेवल पे तो देश का डिफेंस भी ज़रूरी है, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। कोई अगर ये बोल दे कि यार देश में तो अभी बहुत गरीबी है तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते हैं, विच इज स्टूपिड।
एंड हेंस जब तक आप वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं करोगे, एक्सट्रीम्स पे आप जाओगे, तो यू विल मिस आउट समथिंग, और उसका फिर यही परिणाम होता है, राइट? सर लॉन्ग टर्म जैसे आपने बोला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, 10 साल तो सरकार का पता ही नहीं होता कि एक सरकार आई है फिर दूसरी हो जाएगी। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, जैसे हमने काफ़ी बार देखा है, कर्नाटका हो गया, एक गवर्नमेंट आती है वो कुछ पॉलिसी बनाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से जिस चीज़ों पे जीत के आई है वो चीज़ तो कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी। तो स्टेट तो इस चीज़ में पीछे रह जाएगा ना। हमने एक चीज़ देखी है कि यूएस में मोस्टली पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती है बट उनके हाथ में जो है वो उतना नहीं रहता, कम जो उनका विजन है वो एक ओवर आर्चिंग इफेक्ट रखता है। तो इस चीज़ को कैसे केटर किया जा सकता है? इसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, जो लीडरशिप है उसमें, जो एक्चुअल स्टेट्समैन जो बोलेंगे आप जिनको, पॉलिटिशियंस को, वो कभी ये नहीं करेंगे कि पिछली सरकार की जो सारी चीज़ें थी सबको हमने रद्द कर दिया जस्ट बिकॉज मेरी सरकार आ गई। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आधार आया और नंदन नीलकेनी उसको लीड कर रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनरेगा आया और उसका सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्कीम था। बीजेपी जब आई तो सबसे पहले ये लगा कि नंदन नीलकेनी को तो अब हटाया जाएगा। उनको हटाया नहीं गया, इनफैक्ट उनको कहा गया कि आधार तो अब हो गया, अब उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं फॉर डीबीटी, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड से लिंकिंग की बात आने लगी, जनधन अकाउंट में सबसे ज्यादा यूसेज आधार का आने लगा। तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर बिल्ड कर दिया, और राइट उसको अगर उसे हटा देती तो सोचिए कितना नुकसान होता, इतना बड़ा एक एक्सरसाइज जो हो गया था। तो दैट इज पॉलिटिकल मेच्योरिटी एंड लीडरशिप। मनरेगा को क्रिटिसाइज किया गया, फिर भी उसको बंद नहीं किया गया। सो देयर वर क्रिटिसिज्म्स कि उसमें गैप्स है, करप्शन है, वेस्टेज है, दैट इज ओके, बट उसको कंटिन्यू किया गया क्योंकि उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, राइट, कि एकदम ग्राउंड लेवल पे लोगों को जो डेली वेजेस हैं उनको पैसे मिल रहे थे, और जिसको फिर वो इकोनॉमी में रोटेट होगा उसको जब वो खर्च करेंगे तो इस प्रकार की अगर थोड़ी सी मेच्योरिटी लीडरशिप में आ गई, और बहुत सारे लीडर्स में होती है, बहुत सारे स्टेट्स में दिखता है, कुछ स्टेट्स में सैडली नहीं हो पाता है। और इतना ज़्यादा वो पॉलिटिकल डिवीजन के कारण क्या होता है कि मेरी सरकार आएगी तो पिछले वाले ने जो कुछ किया है या तो बंद कर दो या उस पर जांच बिठा दो, और उससे स्टेट का नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के चक्कर में कि पिछली सरकार तो एकदम भ्रष्ट थी, निकम्मी थी, उसने कुछ नहीं किया है, उस नैरेटिव को बनाने के चक्कर में उस राज्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो उसके लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता, इट जस्ट रिक्वायर्स दैट पॉलिटिकल मैच्योरिटी। इनफैक्ट सर जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हमने ये भी देखा कि जिस पार्टी ने, जैसे आपने बोला कि उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की थी, बी इट आधार, ठीक है, तो वो अगेंस्ट आ गए उस चीज़ के कि आधार का तो तुम मिसयूज़ कर रहे हो। या फिर आई थिंक काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स थी, जीएसटी था, कि जीएसटी के ही अगेंस्ट आ गए, ऑल्दो स्टार्ट उन्होंने ही किया था। तो इस केस में आई थिंक पॉलिटिकली इन चीज़ों को हैंडल करना प्लस साथ में डेवलप करते रहना चीज़ों को, वो कैसे किया जा सकता है? वही मैं कह रहा हूँ, एज अ विपक्ष ऑल्सो आप किस चीज को का विरोध कर रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी आप देख लीजिए, 90 के दशक से ऑलमोस्ट बात हो रही है कि एक यूनिफाइड टैक्सेशन रिजीम होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस में है, और एक यूनिफाइड टैक्सेशन होगा तो जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट्स हैं वो रिड्यूस होगा, जो बिजनेसेस का स्मूथनेस है ऑपरेट करने का वो बढ़ेगा। तो एक डिज़ायरेबल चीज़, और सभी सरकारें जब भी रही हैं तो उस पर बात की, उन्होंने लाने की कोशिश की है। जब यूपीए की भी सरकार थी उन्होंने लाने की कोशिश की जीएसटी, उस पर एक मत नहीं बन पाया सारे स्टेट्स और नहीं आ पाया। तो अगर फिर एनडीए ला रही है उसको, तो यू शुड सजेस्ट थिंग्स कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, क्या गैप्स है, लेकिन आप उसका प्रिंसिपली विरोध नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज आप भी जानते हैं और आपकी सरकार ने भी लाने की कोशिश की है। तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, वो मैच्योरिटी। और सेकंड आप जब इन चीज़ों का विरोध करते हो तो आम जनता भी देखती है। आप अगर सही चीज़ों का विरोध करते हैं विपक्ष में रह के, तो देखेंगे आप जनता भी साथ आ जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ तो जनता क्यों आई साथ उस पूरे मूवमेंट के? नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल अफिलिएशन, बट इसलिए आई क्योंकि उनको जेन्युइनली लगा कि करप्शन का लेवल्स बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं और विरोध करना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे किसी भी मुद्दे पे विरोध करते हो जो सही नहीं है, तो आपको पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं मिलता है। फिर जनता आपको इवैल्यूएट कर रही होती है एज ऑपोजिशन ऑल्सो, दैट यू आर नॉट डूइंग द राइट जॉब। आप फिर जबरदस्ती का विरोध कर रहे हो किसी भी चीज़ का। जैसे अभी इनफैक्ट आप पहलगाम अटैक्स के बाद जो भी अपना सिचुएशन हुआ, उस पर आप देख लीजिए कि विपक्ष ने जितना कुछ बोला है वो उसके अगेंस्ट गया है। ज़्यादातर लोगों को यह बुरा लगा है कि यार वी आर एट वॉर विथ आवर नेबरिंग नेशन,
कैसे आप अपने कंट्री के अगेंस्ट या क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हो ड्यूरिंग दोज टफ टाइम्स? सो पब्लिक ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट। सर थोड़ा सा आप इलेक्शन स्ट्रैटेजी मैनेज करते हैं बीजेपी की झारखंड में, तो मैं ये पूछूंगा कि ये होता क्या है, जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी होती है कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती, क्या क्या चीज़ें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कास्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पार्टीज़ जो हैं वो पैसा भी बोलते हैं वोटर्स को देते हैं। कैसे डिवीज़न होता है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स की, यार यहाँ पर हमें ये कैंडिडेट खड़ा करना है, यहाँ पर हमें ये कास्ट वोट्स मिलेंगी, तो ये स्ट्रैटेजी होती क्या है? सो फॉर अ पार्टी लाइक बीजेपी, क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, तो हम लोग कोई इलेक्शन जब आता है तो वो 3 महीने में सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी नहीं करते हैं, अपना काम 5 साल चलता है। सो इवन आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए तो किसी स्टेट अगले जो आने वाले हैं इलेक्शंस अगले साल, उसकी तैयारी चालू हो जाएगी, उसके बाद जो आने वाले उसकी तैयारी चालू हो जाएगी, वो हमेशा चलते रहता है। एंड नॉर्मल टाइम्स में अपना काम क्या होता है कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर है, तो आप देखेंगे बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे नेशनल टीम है, फिर स्टेट लेवल पे टीम होती है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम होती है, वैसे ही फिर हर ब्लॉक लेवल पे टीम होती है, फिर वो पंचायतों में होती है और फिर बूथ पे होती है। तो एक बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर का नंबर्स देखना शुरू करेंगे तो एक एक स्टेट में 5-5 लाख आपके ऑफिस बेयरर्स हैं। तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर आपका सही है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर अगर सही है तो हर कोई सही जगह पे कॉन्टैक्टेबल है कि नहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वहाँ पे छोटी छोटी बैठ के हो रही हैं कि नहीं, वो लोग इंगेज्ड हैं कि नहीं, राइट? तो ये अपने आप में एक मैसिव एक्सरसाइज है। दूसरा, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए एक्टिव हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप अचानक से चाहेंगे कि इलेक्शन के समय सबको हम बुला लें और सब एक्टिव हो जाए और चालू हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू कीप देम एंगेज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आप उसको कैसे करते हैं? बहुत सारे एक्टिविटीज से करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है तो उसमें सब लोग इन्वॉल्व है, उसमें आप देखेंगे पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। किसी महापुरुष की जयंती है तो आप देखेंगे छोटी छोटी संगोष्ठी हर गाँव में हो रही है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व है। हम लोग एक सेवा सप्ताह जैसे मनाते हैं, उसमें हफ्ता भर कुछ पॉजिटिव काम चलते हैं, एक दिन ब्लड डोनेशन चल रहा है, एक दिन जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है उसकी सफाई चल रही है, तो ये चलता रहता है। इलेक्शंस जब थोड़े क्लोज आते हैं देन वी गेट इनटू कि इलेक्शन स्पेसिफिक अब हमें क्या करना है, जिसमें आपने कहा कि जैसे कैंडिडेट सिलेक्शंस पे जब आते हैं तो एक्सटेंसिव सर्वेज होते हैं। एंड सर्वेज नॉट सिर्फ एक सर्वेज नहीं, जैसे किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने सर्वे किया, पार्टी के अपने स्ट्रक्चर्स हैं, हम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, जितने भी और एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ हैं, संघ के ऑर्गेनाइजेशंस, उनका फीडबैक लेते हैं। जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है। इंडिपेंडेंट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अपने सर्वेस करती हैं। तो इस प्रकार से यू हैव मल्टीपल इनपुट्स, जिसके बेसिस पे आप कहते हैं कि ज़्यादातर इनपुट्स पे लग रहा है कि ये व्यक्ति या ये 2 व्यक्ति या ये 3 व्यक्ति, वैसे फिर पैनल्स बनते हैं कि दीज आर द टॉप 3 कैंडिडेट्स, सो एज टू से। फिर उस पर चर्चा होती है, पहले स्टेट के लेवल पे, फिर उनमें सिलेक्शन करके भेजा जाता है सेंटर के लेवल पे, फिर सेंटर अप्रूव करता है, फिर बातचीत का दौर चलता है अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। सो इट्स एन एक्सटेंसिव प्रोसेस। इट इज नॉट लाइक कि किसी एक व्यक्ति ने चुन के बोल दिया कि ये लड़ेगा तो है। इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस। सर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो आपका काम तो कम हो जाएगा, कम से कम एक बार इलेक्शन होंगे पूरे देश के, 5 साल के लिए थोड़ी शांति रहेगी। हाँ, मतलब बार बार वो इलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए, सबके लिए अच्छा है। सी अभी जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टी के स्तर पे तो ठीक है, कार्यकर्ता है तो वॉलंटियर, उसका काम ही वही है, ठीक है, उसने तो चुना है ये काम करने को, तो वो तो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एज गवर्नमेंट्स ऑल्सो अभी क्या होता है, इलेक्शंस जब बार बार होते हैं, जिस स्टेट में इलेक्शन हुआ उसके 6 महीने पहले से आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स कोई भी फाइल मूव करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अब तो इलेक्शन आने वाला है, तो कोई नया प्रोजेक्ट तो सारा बंद 6 महीने पहले। 3 महीने पहले सारे फाइल्स पे साइन करना बंद, सारे बिल्स क्लियर करना बंद कि अब तो इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शंस हो गए, उसके बाद अगर सरकार बदल गई गलती से तो उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेट्स का सारा तबादला होगा, तो जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक फिर ब्यूरोक्रेट्स कोई साइन नहीं करेंगे। फिर फाइल्स मूव करेंगे न्यू ब्यूरोक्रेट के पास, तो वो फिर जांच करेंगे कि अरे पिछली वाली सरकार में किसने क्या किया था, पहले मुझे देखने दो। सो व्हाट हैपेंस इज, साल भर का आप देखेंगे तो जो काम होना चाहिए ऑन ग्राउंड, जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक या गवर्नमेंट का, वो स्टॉल हो जाता है। और आप सोचिए कि अगर एक एक पॉइंट पे देश के 3-3, 4-4 राज्यों में एक साथ इलेक्शन हो रहा है, तो हर साल अगर देश का 4-4, 5-5 राज्य में कुछ हो ही नहीं रहा है,
तो सोचिए पूरे ओवरऑल ग्रोथ में देश का कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। सो एसेंशियल इट इज़ लाइक सेइंग कि जो टोटल जीडीपी है उसमें देश के 10 या 15% स्टेट्स को हमने इस साल नहीं लिया। एकदम एज सिंपल इज दैट, राइट। प्लस उसका जो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस है पूरे इलेक्शन मशीनरी को रन करने का ऑफिशियल वाला, एक तो वो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है, दूसरा जो पार्टीज और कैंडिडेट्स का एक्सपेंस है उसको भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। और उसके ऑफिशियल नंबर्स तो कुछ और है, उसके एक्चुअल नंबर्स तो करोड़ में, वो वेस्ट हो रहा है, राइट। तो इन सबको जब आप देखेंगे तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर द कंट्री एज अ होल, फॉर ऑल स्टेट्स एज अ होल, पार्टीज ऑल्सो। कार्यकर्ता भी एक बार लगेंगे पूरे साल भर में, और आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड एवरीबडी शुड सपोर्ट इट। सर इतनी एक्सटेंसिव कैंडिडेट रिसर्च सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी गलत लोग भी सिलेक्टेड होकर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, बी बीजेपी या फिर हम ये नहीं बोल सकते 100% कहीं भी सही है, तो ये कहाँ मिस आउट हो जाता है? अब गलत लोग किसको बोल रहे हैं ये थोड़ा हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल्स, अगर गलत लोग में हम क्रिमिनल्स को बोल रहे हैं, वैसे लोग बोल रहे हैं जिनका बैकग्राउंड टेंटेड है, सिर्फ पार्टीज को दोष नहीं दे सकते। पार्टीज दोषी है, मैं मानता हूं, लेकिन उतने ही दोषी वोटर्स भी हैं। एकदम आपको दोनों को बराबर तराजू पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी पार्टीज उन्हीं को टिकट देती है जिनको वो लगता है कि जो जीत सकते हैं। पार्टीज को जैसे ही लगेगा कि ये जो व्यक्ति है इस पे क्रिमिनल चार्जेस है, ये नहीं जीतेगा, लोग इसको वोट नहीं देंगे, पार्टी उसको टिकट नहीं देगी। आप देख लीजिए, अब पार्टी सर्वे कराती है, अब सर्वे में लोग बोल रहे हैं कि हम तो इसी को वोट देंगे। सो पार्टीज हैव अ कंपल्शन। सारी पार्टीज विनेबिलिटी के लिए चुनाव लड़ती हैं, वो सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ती है और सत्ता में आने के बाद बदलाव करना चाहती है। तो कहती है कि मेरा पहला लक्ष्य सत्ता में आना, आगे क्रॉस पार्टीज में बोल रहा हूं, तो कहेगी मेरा सिंपल लक्ष्य सबसे ज्यादा टिकट्स मतलब सीटें जीतना, और मैं उसके हिसाब से टिकट्स दूंगा। तो हो सकता है उसमें एक दो प्रिंसिपल कॉल ले ले कि नहीं ये तो एकदम ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है, मैं नहीं दूंगा। वैसे कॉल्स भी लिए जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे बिहार में तस्लीमुद्दीन थे तो उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, आपका आपके बेटे को दे देंगे, आपको नहीं देंगे। ऐसे भी कुछ, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जब आप अगर लेट्स से किसी पे भी कोई केस है, अगर आप उसको एक्सक्लूड करने लगोगे तो पता चला 60% कैंडिडेट्स आपके हाथ से निकल गए, वो पार्टी फिर कभी जीत ही नहीं पाएगी। तो हमें लगता है कि एज वोटर्स हमें रिबेल करना होगा, एज वोटर्स हमें कहना होगा कि नहीं ये वाले कैंडिडेट को नहीं देंगे। और जब हम उनको वोट देना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उनको पार्टीज भी टिकट देना खत्म कर देगी। सर इतने जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें अगर हम जनता के पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी समझ देना, क्योंकि लिटरेसी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ जनता की तरफ से जो इनिशिएटिव आपने बोला वो लाना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक जो सेलेक्टेड लोग हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से अगर ये इनिशिएटिव पुश किया जाए, मे बी कुछ लॉ आए तो फिर भी पॉसिबल है। सो एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे इन्हीं प्रेशर्स के कारण आपको ध्यान होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है और 2 साल से ऊपर की सजा मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव वगैरह सब चुनाव नहीं लड़ पाए थे, राइट। तो ये जैसे चेंज आया एक, तो अब कोई कन्विक्टेड हो गया है, 2 साल से ऊपर की सजा मिल चुकी है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ना आप कह सकते हैं कि ये अब प्रॉब्लम क्या है सेकंड, कि बहुत सारे लोगों के ऊपर केस है लेकिन चूंकि जुडिशियरी में इतने डिलेज होते हैं तो कन्विक्शन में बहुत वर्षों लग जाते हैं और तब तक तो उनकी उम्र ही निकल जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, तो उसमें सारे व्हील्स थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरह से अगर जुडिशियरी उसको फास्ट ट्रैक करके बहुत जल्दी जल्दी कन्विक्शंस कर दे तो वो लॉ सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि पार्टीज अपने आप वॉलंटरीली, देखिए वो नहीं गिव अप करेगी एकदम आइडियल सिचुएशन में। मैं प्रैक्टिकल आइडियल बोलूंगा कि हाँ सारे पार्टीज को टिकट देना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं क्योंकि उनको जीतना है। इसलिए कोई एक प्रोसेस और मैकेनिज्म हो जिससे वो ऑटोमेटिकली या तो डिस्क्वालीफाई हो जाए, पार्टीज के पास ऑप्शन ही ना बचे, या वोटर्स रिबेल कर दे कि ऐसे लोगों को ना हम वोट नहीं देने वाले, तब भी उनको लगे कि भाई ऐसे लोगों को वोट देने टिकट देने से हमें दिक्कत हो जाएगी। और सर जो पार्टी जीत गई हैं, ठीक है, जैसे सेंटर में बीजेपी है, स्टेट्स में भी है, इन स्टेट में अगर एक पार्टी इनिशिएटिव ले, सिर्फ एक पार्टी, तो शायद बाकी पार्टी भी मजबूर हो जाएंगी कि यार इस स्टेट में तो इन्होंने बोल दिया है कि जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट है उसका फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट बना दिए पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का, ठीक है। जैसे आपने बोला कि अगर जुडिशरी थोड़ी वो हो जाए पावरफुल तो इस चीज़ में हो सकता है। तो कहीं ये इनिशिएटिव आप देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो या कोई भी पार्टी इस चीज़ पर फोकस करेगी? इसका एक एग्जाम्पल है,
आप देखेंगे 2005 में नीतीश जी की सरकार आई बिहार में, 2006-7 के आसपास आप देखेंगे बिहार में जितने भी बाहुबली होते थे 90 के दशक के, सबको एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सब पे ट्रायल्स चलाए गए, और करीब करीब जितने बाहुबली थे 90 के दशक के, सब जेल गए, सब के सब आप देखेंगे जेल गए। आनंद मोहन जेल गए, पप्पू यादव जेल गए, मुन्ना शुक्ला जेल गए, शहाबुद्दीन जेल गए, जितने थे करीब करीब सब जेल गए। इनफैक्ट नीतीश जी का एक बहुत क्लियर पॉलिसी था कि मैं इन्हीं लोगों का समर्थन भी लूंगा सरकार में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है, लेकिन जब पुलिस अपना काम करते रहेगी और कोर्ट्स अपना काम करेगी तो उसमें दखल नहीं दूंगा। सो उनके खुद के जब विधायक और सांसद भी ट्रायल, प्रभुनाथ सिंह उनके साथ थे, जब कन्विक्ट हुए और जेल गए तो ही डिड नथिंग। ही सेड कोर्ट अपना और पुलिस काम करेगी और पॉलिटिक्स अपना काम करेगी। सो दैट कुड बी अ वंडरफुल मॉडल इफ यू से, राइट। कि मैं वही कह रहा हूँ, सी अब बोलेंगे कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, समर्थन नहीं देना चाहिए, फिर सरकार में नहीं आते, और सरकार में नहीं आते तो ये जो कन्विक्शन हुआ ये भी नहीं होता। सो दैट बी अ वंडरफुल थिंग कि सरकार में तभी तो वो कोर्ट्स ने भी काम किया और ये सारे के सारे बाहुबली जेल गए। सर इंडिया में जैसे जेल की आपने बात की, तो जेल जाने के बाद क्या चीज़ें रुक जाती हैं? क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि यार कोई हाई फाई इंसान है, लाइक अतीक अहमद का हमने देखा, जेल तो गया बट उसका सारा जो रैकेट है वो चल रहा था, उसको सुविधाएं भी मिल रही थी सारी। लालू प्रसाद यादव का देखा जब उन्होंने राबड़ी देवी को बनाया, बट एक रिमोट कंट्रोल सरकार जैसे चल रही थी जो बोलते हैं। तो जेल जाना भी क्या सफिशिएंट है? क्या ये या इससे ज़्यादा कोई बड़ी सज़ा होनी चाहिए इस चीज़ के लिए? मैं वही कह रहा हूँ, पूरा सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। अब जैसे जब कोर्ट्स ने कन्विक्ट कर दिया और कोई जेल चला गया, अब कोर्ट्स ने जेल तो भेज दिया है, पुलिस ने अपना काम करके चार्जशीट कर दिया, प्रूफ कर दिया, कोर्ट ने अपना जजमेंट देके जेल भेज दिया। अब जब वो जेल गया, अब जेल में ही करप्शन है, राइट। आर जेल्स आर द मोस्ट करप्ट प्लेसेस इन आवर कंट्री। तो जेल्स में अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। जेल्स में अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। आपने अतीक अहमद का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जेल्स में इनफैक्ट मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो उनके लिए जेल में एक पूरा तालाब खुदवाया गया, राइट। वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया उनके लिए अखबारें आती थी। तो ये, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर पॉइंट पे कोई ना कोई, अगर कोई भी एक पार्ट करप्ट होगा तो उसका फायदा कोई ना कोई उठाएगा। अगर जेल्स का करप्शन थोड़ा कम किया जाए, कम कर दिया जाए, तो अब देखिए ये लोग जब जेल जाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, जेल जाने से फर्क पड़ता है, हो सकता है उसके बाद भी उनके साम्राज्य कोई ना कोई पीछे में चलाता रहता है, लेकिन जितने स्ट्रेंथ से वो खुद बाहर रह के चला सकते हैं उतने स्ट्रेंथ से नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत भय होता है वो दूसरे, उनकी पत्नी या बेटे के नाम पर उतना भय नहीं आएगा, उनकी चलती कम होगी। दूसरा, जेल जाने से एक थोड़ा सा रुतबे में कमी आती है, लोग थोड़ा डरना कम कर देते हैं, कहते हैं अच्छा तो जेल में। उसके जो नेटवर्क्स होते हैं वो थोड़े तबाह होने लगते हैं। फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, मुझे लगता है कि जेल्स में और स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं। फोन्स जैसे जेल में मिलना बहुत आसान बात हो जाती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सर आपने जैसे बिहार पॉलिटिक्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है, आपकी बुक भी है, उसमें हम देखते थे, मूवीज़ भी बनी है कि यार बूथ कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो जिसके पास पावर थी वो जीतना ही जीतना तय है। उसके बाद पॉलिटिक्स में आई ईवीएम की एंट्री, जिसने काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया, बट अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हारती हैं वो ईवीएम पे ही सवाल उठाती हैं इस चीज़ के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब मैं ये ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ईवीएम के अगेंस्ट सोचने से पहले वो समझे कि पहले क्या चल रहा था, ईवीएम ने क्या सॉल्व किया है, क्या उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या सिस्टम एकदम फुल प्रूफ है? तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, तो ये विरोध कहाँ से आ रहा है हमें ये देखना पड़ेगा। आम लोग कोई विरोध नहीं कर रहा है ईवीएम का। आपने कभी देखा है कि कोई आम व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल कह रहे हैं कि ईवीएम से हम वोट नहीं देंगे, हम बैलेट बॉक्स से देंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। और कौन सी कर रही हैं? जो चुनाव में हारती हैं, सिर्फ वही पार्टीज करती हैं। तो वो तो बहुत पॉलिटिकल है, और ये तो सबने देखा है, जिसने भी उस दौर को देखा है, बैलेट बॉक्सेस के दौर के और ईवीएम को देखा है। आप उसमें से किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। आप जब 80 और 90 के दशक में जाएंगे तो बहुत सिंपल होता था कि कोई एक आम व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति जो बाहुबली ना हो, सबसे पहले तो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता था। वो हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो नॉमिनेशन फाइल कर दे। कितने मर्डर्स हो गए सिर्फ इसलिए कि किसी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और उसके बाद कैंपेनिंग से लेके चुनाव के दिन वोट डाले जाने तक आम लोग, साधारण लोग जाके वोट डाल दें, अपने मन से डाल दें, ये बहुत बड़ी बात होती थी।
बैलेट बॉक्सेस आपको याद होगा, अगर 90 के आप जनरल न्यूज़ कटिंग्स आप सर्च मार लें, बिहार में इनफैक्ट डेटा है, और ये तो ऑफिशियल डेटा है, 90 के चुनाव देख ले, 95 के देख ले, 2000 के देख ले, एक-एक चुनाव में 100-100, 150-150 लोग मारे जाते थे। सोचिए चुनाव में 100 लोग मारे जाना है, कौन से कितने बूथ लूटे जाते थे, और फिर उनके इलेक्शंस पोस्ट रिप्रिमांड होते थे, आपको याद होगा। फिर से इलेक्शन, री इलेक्शंस होते थे, डबल री इलेक्शंस होते थे, ट्रिपल री इलेक्शंस होते थे, हमें याद है वो जमाना। कितने बूथों पे री इलेक्शंस होते थे, कितने बैलेट और री इलेक्शन तो वहां होते थे जहां पता चल गया और हल्ला हो गया कि यहाँ पे बूथ लूटे गए हैं। कई बूथों पे क्या होता था, और अगेन दिस इज वाइडली नोन, बूथों पे क्या होता था, बूथ एक बहुत रिमोट लोकेशन पे, मान लीजिए कहीं भी, वहां पुलिसकर्मी है, लेकिन वहां के जो दबंग है, बाहुबली है, वो आगे कहा कि ये बूथ हमें लूटने दो। बूथ लूटने का मतलब बेसिकली हमें अपने कैंडिडेट को देने दो, सबको वोट देने से मना कर दिया। पुलिस जो होती थी वो भी चाहती थी, और उसकी मजबूरी मान सकते हो, कहती थी कि शांति से कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन हल्ला नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे उन्होंने जितने भी पर्ची होते थे सब उठाते थे, एक कैंडिडेट के मारते थे, बैलेट बॉक्सेस में डाल दिए, हो गया ओवर वहां का वोटिंग। पुलिस ने कंप्लेन किया, जब ऊपर पुलिस ने कंप्लेन ही नहीं किया तो बूथ को लूटा हुआ माना ही नहीं गया। ऐसे कितने बूथ निकल जाते थे। तो इस पूरे सिस्टम से अगर अब हम मूव कर गए हैं ईवीएम पे, आज कहीं भी इलेक्शन होता है तो कोई मरता है क्या? कभी आपने सुना यहां इलेक्शन हुए पूरे स्टेट में एक भी व्यक्ति इलेक्शन के दिन वोट देते हुए मारा गया, या कोई बूथ लूटने की घटना एक भी आपने सुनी है आज? क्या एक भी कहीं री इलेक्शन का, इस जनरेशन के लोग री इलेक्शन का नाम नहीं सुने। दैट्स द एफिशिएंसी दैट ईवीएम हैज ब्रॉट इन। पहले जब वोटिंग काउंटिंग शुरू होती तो तीसरे दिन जाके रिजल्ट आना शुरू होता था। आज से काउंटिंग शुरू होगी बैलेट बॉक्सेस के, तो आज हो, शाम को होगा, कल होगा, परसों से जाके रिजल्ट आना शुरू होगा सीटों का। अभी आप देखिए 2 घंटे 3 घंटे के बाद से खुलता है ईवीएम्स और रिजल्ट आने शुरू। इट्स सो एफिशिएंट, राइट? तो उस पे अब ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है कि जहां जहां चुनाव हार गए वहां पे ईवीएम पे दोष मत दिया, जहां जीत गए वहां पे सब ठीक है। सर, आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? ये कास्टिज्म है, या फिर फ्रीबीज का कल्चर आ गया है, करप्शन है? ठीक है, एक आपने बाहुबलीज की बात की, जो पावर सेंट्रिक लोग हैं। तो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके अकॉर्डिंग क्या है? ऐसा एक प्रॉब्लम पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है ओवरऑल पॉलिटिकल अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, जो एक डेमोक्रेसी की मेच्योरिटी बोलते हैं, वो और होनी पड़ेगी। वी आर ए न्यू डेमोक्रेसी रिलेटिवली, आप देखेंगे तो 75 वर्ष भी आप बहुत पुराना डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते कंपेयर टू लेट्स से यूएस या यूके। तो जब पॉलिटिकली आप मेच्योर होते हैं एज अ नेशन, एज अ स्टेट, आपकी डेमोक्रेसी मेच्योर होती है, तो आम लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है उस डेमोक्रेसी में वो बढ़ती जाती है। वोट देना तो सिर्फ एक पैरामीटर है, उसमें भी जैसे हमारे परसेंटेजेस बहुत लो रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग वोट दे दें, लेकिन सिर्फ वोटिंग देना 5 साल में ही सफिशिएंट नहीं है। बीच में भी जो भी हो रहा है उस पर अवेयरनेस रखना, सवाल करना, सवाल उठाना, जो बिल्स आ रहे हैं उस पर बात होना, सबको पता होना कि क्या हो रहा है। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका अकाउंटेबल होना अपने लोगों के प्रति, उनका अपने जो वोटर्स हैं उनको जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ एमपीज़ ने किया है कि हर साल के अपने काम का रिपोर्ट बनाते हैं वो, और वापस वो उसके टेम्पलेट बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पिछले 1 वर्ष में मैंने ये काम किया, देखिए। एक तरह से वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उनका। तो ये लेकिन एकदम मैसिव लेवल पे होना चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए दोनों तरफ से। वोटर्स सवाल भी बहुत ज़्यादा और पूछें, और पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी और जवाब भी उनको देना पड़े। जब ये होने लगेगा तो आप देखेंगे फिर अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, फिर अच्छी चीज़ों पे बहस होगी, फिर पॉलिटिशियंस भी ऑन देयर फुट रहेंगे कि यार जनता को जवाब देना पड़ेगा मुझे, इतनी आसानी से मैं नहीं निकल सकता हूँ बोल के। तो दैट हैज़ टू इंक्रीज, आई थिंक। और सर, एक जो करप्शन का मेजर रीज़न बोलते हैं, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो बोलते हैं इलेक्शन फंडिंग का। जो ऑल दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आए, उस पर भी कंट्रोवर्सी रही, बट कि इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ इतना फ़ंड लेती हैं बिग कॉर्पोरेट हाउसेस से, इनसे, कि जब वो जीत के आती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ते हैं, जिसमें कि एफिशिएंट लोग नहीं होते होंगे, या फिर उतने केपेबल नहीं होते। बट ये पॉलिटिकल फंडिंग का जो क्वेश्चन है, वो कितना रैम्पेंट देखा है आपने? है ना, बहुत बड़ा इशू है। इलेक्शन कमीशन ने अपने लिमिट्स लगाए हुए हैं, कैंडिडेट्स कितना खर्च कर सकते हैं एक इलेक्शन में। आप देखेंगे एमएलए के इलेक्शन में भी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट 28 लाख से 40 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकते हैं। एमपी इलेक्शन में करीब 70 लाख रुपए वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं उसके कंपैरिजन में।
अब ये फिर से इतना बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इशू क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने बोला मैं 70 ही लाख खर्च करूंगा, एक कैंडिडेट ने, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स नहीं मानेंगे, वो 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करेंगे। तो जिसने 70 लाख खर्च किया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जीतेगा नहीं, क्योंकि सामने वाले ने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। अब इसमें आप बोलेंगे कि कौन दोषी है, तो फिर से मैं कहूँगा कि अ, सब लोग दोषी हैं। कैसे? अ, जो 5 या 10 करोड़ खर्च कर रहा है, वो ज़्यादातर उस पैसे को कैसे खर्च कर रहा है, वो पैसे बाँटता है लोगों में। वो वोटिंग के एक दिन पहले 500-500 रुपए पहुँचा दिए उसने, लिफाफे पहुँचा दिए उसने। तो एज़ वोटर्स हमने वो पैसे लिए उसके हाथ से और फिर जाके हमने वोट किया। तो हम भी ज़िम्मेदार हैं उसके, राइट? फिर से कैंडिडेट्स वही करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ वही करेंगे जो वोटर्स जितना अलाउ करेंगे उनको करने देना। अगर आम आदमी रिवोल्ट कर दे कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं लूँगा, वोट दूँगा, अपने मन से दूँगा और काम करोगे उस पे इवैल्यूएट करूँगा, तो आधा तो खर्चा ऐसे ही कम हो जाएगा, जब वो पैसे बँटने खत्म हो जाएँगे तो। क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंस वही है, पैसे बाँटने का एक्सपेंस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल एक्सपेंस, इलेक्शन एक्सपेंस। सब ज़िम्मेदार है, मैं फिर से कहूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ज़िम्मेदार है, कैंडिडेट भी ज़िम्मेदार है, आम जनता भी ज़िम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन लिमिट्स लगा सकती है, उसके ऑडिट्स थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फिर से वो ऑडिट तो उसी को कर सकती है जिसको ये लोग डिक्लेयर करेंगे। वो मान लीजिए पोस्टर्स लगे, बैनर्स लगे, गाड़ियाँ चल रही हैं, एक्सपेंसेस है, उसको मॉनिटर कर सकती है, टेंट लगा, सभा हुई। अब जो पैसे रात में बाँट दिए गए, उसको कैसे कोई मॉनिटर करेगा? पुलिस थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है, मान लिया मैंने, लेकिन पुलिस कितने छोटे-छोटे जगहों पे जाके रात में छोटे-छोटे लोग जब बाँट रहे हैं, एक-एक 10-10 20-20 लोगों को, कैसे उसको मॉनिटर करेगी? ऑल ऑफ अस आर मतलब गिल्टी ऑफ दैट। सर, सारी चीज़ों को अगर मिलाएं, करप्शन हो गया, जिस तरह के लोग हैं पार्टीज़ में, वो आपके हिसाब से वर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी अभी कौन सी है? वर्स्ट में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, क्योंकि अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं, बुरे लोग भी हर जगह होते हैं, बट अभी के कंपैरिजन में जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उसमें सबसे खराब पार्टी आप कौन सी बोलेंगे? सो मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं प्रिंसिपल जो डिफाइन करता हूँ इस सेंस में, वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टोरल फ़ायदे के लिए ऐसे मुद्दों को उठाती है जो देश के या समाज के विरुद्ध है, तो वो फिर बहुत गलत डिससर्विस करती है। आपके मुद्दे अलग-अलग हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कुछ 1962 में हमारा इंडो चाइना वार हुआ था और उसमें सीपीआई पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट इस विषय से हो गया क्योंकि एक धड़ा जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसने इंडिया को अग्रेसर कहा और चाइना को सपोर्ट किया और फिर उससे सीपीएम बनी। मैं इसको मानता हूं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है किसी एक कंट्री में, कि आप अपने देश के विरुद्ध दूसरी कंट्री को सपोर्ट करें जिसने आप पे अटैक किया हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई अगर ऐसा पार्टी जो किसी एक विशेष, लेट्स से, जो कास्ट डिविजन्स को यूज करती है अगर इंडिया में, और उसके कारण उसको बढ़ाती है, उसके कारण फॉल्स नैरेटिव्स बनाती है, बांटने का प्रयास करती है, मैं उसे बहुत गलत मानता हूं। क्योंकि वो उस इलेक्शन में तो उनको फायदा हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में सोसाइटल नुकसान कितना ज्यादा होगा हमें। तो ये अगर कोई पार्टीज कर रही है तो आई कंसिडर दैट टू बी एक्सट्रीमली बैड। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सर बहुत ही रैम्पेंट रही है। मैंने यूपी की जैसे पॉलिटिक्स फॉलो की है, तो वहाँ पे बीएसपी थी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी है, बिहार की पॉलिटिक्स हो गई। नेशनली आई थिंक कास्ट तो एक मेजर इशू है। स्टिल जो एक मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो भी कास्ट के इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करके बात करते हैं कि कास्ट सर्वेज कराओ। 80% जनता है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऑल्दो वो मेरिट बेस्ड नहीं होगा, बट कास्ट को हर जगह यूज़ करना। और स्टिल आई थिंक कांग्रेस में भी काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को जानते हैं, वो समझते हैं, वो इस चीज़ पर कोई कमेंट नहीं देते। बट इस चीज़ पे एक ये भी है कि कांग्रेस क्यों इतने डिपेंडेंट है एक फैमिली पर। अगर हम राहुल गांधी को बोलें या सोनिया गांधी जी को बोलें, या क्यों, क्या उनके पास इतना मॉनेटरी बेनिफिट है जिससे कांग्रेस चल रही है, वो सब इस चीज़ से क्यों प्रेशराइज्ड हैं इतने लीडर्स? सो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये, जैसे कास्ट सेंसस को और ये रिजर्वेशंस को बहुत ज़्यादा उठा रही है कांग्रेस। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो एक्चुअल किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाएंगे ना, तो उसका जो आंसर होता है वो कभी सिंपल नहीं होता है। अगर कोई सिंपलिस्टिक आंसर दे रहा है तो सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहा है। तो आप जब
कास्ट सेंसस और उसके बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन पे बात करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे लेयर्स है और टेक्निकलिटीज है। फॉर एग्जांपल, मैं भी मानता हूं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और वैसे सभी तबकों का होना चाहिए जो अनरिप्रेजेंटेड है हर जगह पे। लेकिन क्या सिर्फ आप रिजर्वेशन की लिमिट्स बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं सॉल्व होगी। क्यों नहीं सॉल्व होगी? फॉर एग्जाम्पल, आज ओबीसीज के लिए देश में 27% रिजर्वेशन है। अभी एक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके कुछ पार्ट्स पब्लिश किए गए थे। देश में 2600 ओबीसी कास्ट हैं, 2600 ओबीसी कास्ट में जो टॉप 100 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन का 75% बेनिफिट मिल रहा है और बाकी 2500 कास्ट को 25%। 983 ऐसे कास्ट है उस 2600 में जिसको रिजर्वेशन का आज तक बेनिफिट ही नहीं मिला। तो आप जब इस 27% को बढ़ा के 100% कर दीजिए, वो 900 कास्ट ही रह जाएंगे जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एसेंशियली हम रियल प्रॉब्लम से बात ही नहीं कर रहे। रियल प्रॉब्लम क्या है कि जो बेनिफिट्स मिल भी रहे एक सर्टेन ग्रुप को, उसमें भी जो बेनिफिट्स हैं उसके टॉप लेयर को चला जा रहा है, जो उसके सबसे 5-10 सबसे टॉप कास्ट हैं, और जो उसमें सबसे ज्यादा वंचित है उन तक रिजर्वेशन नहीं जा रहा। तो जो एक्चुअल पॉलिटिशियन या पॉलिसी मेकर रहेगा इसको पॉइंट आउट करेगा। वो कहेगा कि ये वो 27 को 100, 200, 500 कर दो ना परसेंटेज, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो जो लास्ट वाले 983 कास्ट है वो जीरो के जीरो पे ही रह जाएंगे। सो आर वी टॉकिंग अबाउट अ मोर एफिशिएंट रिजर्वेशन, राइट? कि उसको कैसे बाइफरकेट करे, उसमें कैसे फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करे कि जो सबसे ज्यादा बचे हुए रह जा रहे हैं उनको बेनिफिट मिल पाए। आर वी टॉकिंग अबाउट कि जो ऑलरेडी जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है पिछले 75 वर्षों से, या ओबीसी में थोड़े और कम 30 वर्षों से, 35 वर्षों से, उसमें जो कास्ट अब बेहतर हो गए, क्या उनको अब हम निकाल दें उस कैटेगरी से ताकि बाकियों को बेनिफिट मिले? अब तो इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकली वो उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूं। एंड जो पार्टीज एंड डिविजन्स को, कास्ट डिविजन्स तो है इसमें, ये सब लोग मानते हैं, और बहुत सारे कास्ट अनरिप्रेजेंटेड है, ये भी सब मानते हैं। लेकिन उसको अगर आप पॉलिटिकल फायदे के लिए बस अपना यूज कर रहे हो, सॉल्व करने के लिए रियल कोशिश नहीं कर रहे हो, ये गलत पॉलिटिक्स में मानता हूं। दूसरा, कांग्रेस क्यों डिपेंडेंट है गांधी परिवार पे? दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। जो परिवार है वो पावर नहीं छोड़ना चाहती है, राइट? मतलब they've seen power, they've held on to power. Nobody wants to leave power. That is one. दूसरा, फिर से मैं वोटर्स पे आ रहा हूँ, राइट? मैं बार बार वोटर्स को क्यों, बट एज अ कलेक्टिवली, मैं किसी एक व्यक्ति को, कलेक्टिवली हम लोग क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कल्ट फॉलो करते हैं। तो कई लोग वो गांधी परिवार के नाम पे वोट दिए जाते हैं कांग्रेस को, और इस कारण से क्या होता है, जो उसके बड़े नेता है ना, वो भी देखते हैं कि अरे गांधी परिवार के नाम पे ही तो वोट मिलता है, तो किसी और को अगर लीडर बना भी देंगे तो वोट नहीं मिल पाएंगे। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अगर हम ये थोड़ा कल्ट से बाहर आने लगे, नए लोगों, अच्छे लोगों के लिए वोट देने लगे, सिर्फ लालू जी को वोट दिया तब उनके बेटे को वोट देंगे, ये वाली पॉलिसी से थोड़ा सा अगर हटने लगे तो पार्टीज भी फिर देखेंगे अब अच्छे नए लोगों को लाएगी, इन्वॉल्व करेगी, उनको टिकट्स देगी, लीडरशिप आएगी, इंटरनल इलेक्शंस होंगे, नए प्रेसिडेंट्स बनेंगे। बट ये सर प्रॉब्लम जो है ये बीजेपी में नहीं है मोस्टली, कांग्रेस में, जिसमें कि ठीक है गांधी परिवार के 3 लोग हो गए जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन लड़े, या फिर जो किसी स्टेट में जाकर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, प्रियंका गांधी हो गई, 3 लोग, ठीक है। वो कैसे पार्टी को खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कैसे पावर को इतना होल्ड करके रख पा रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर इंसान ऊपर बढ़ना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि यार कोई और है उसके अंडर ही काम करते रहे हम हमेशा से। मैं एक एनालॉजी देता हूं आपको। जब अंग्रेज हम पे रूल करते थे तो कितने अंग्रेज थे पूरे भारत में? अ फ्यू थाउजेंड्स। और हम कितने थे? 30 करोड़ मान लीजिए आजादी के समय होंगे। तो 30 करोड़ लोगों पे कुछ हजार लोग कैसे रूल कर पाते थे? क्योंकि हम ही में से बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे। उस स्ट्रक्चर्स में ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उसी ब्रिटिश के लिए पुलिसमैन होते थे, उन्हीं के पोस्ट ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में काम करते थे, उनसे ऑर्डर्स लेते थे। तो ये कलेक्टिवली, सो फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में भी यही होगा। जैसे उसी में से आपने कहा जो बड़े नेता है ऊपर बढ़ना चाहते हैं और जो देख रहे हैं कांग्रेस की दुर्दशा, तो लोगों ने लेटर लिखा सोनिया गांधी को, जो G23 बना, आपने देखा होगा, जो सबसे वरिष्ठ नेता, उन लोगों को लिखा कि किस प्रकार से कांग्रेस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने लिखा उसके बाद देखिए क्या हुआ, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो अब जो बाकी के नेता है वो डरते हैं कि अगर मैंने थोड़ा सा भी विरोध का स्वर लिया तो G23 की तरह मेरी भी हालत हो जाएगी।
तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं इनके साथ अलाइन रहूँ और जो भी फ़ायदा मिल रहा है मिले। अब कांग्रेस रिफॉर्म हो, ट्रांसफॉर्म हो, इससे ज़्यादा लोग अपनी व्यक्तिगत वो प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट देखना चाहते हैं। उन्हें ये देख के लग रहा है कि इस परिवार के साथ रहा तो मेरी बढ़ोतरी होती रहेगी, तो ज़्यादातर लोग उसी के साथ स्टिक कर जाते हैं। सर थोड़ा-सा झारखंड की बात करते हैं या फिर बिहार वाली जो बेल्ट है, बड़ा रिसोर्स रिच स्टेट है जहाँ से आप आते हैं, ठीक है? और हम डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो 2-3 फैक्टर पे डिफाइंड होती है जीडीपी। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो अगर हमें ऐसे स्टेट्स को डेवलप करना है जो रिसोर्स रिच हैं, तो हम पे लेबर की कोई कमी है नहीं, मे बी थोड़ा स्किल और चाहिए, तो क्यों हम उस चीज़ को बहुत फास्ट ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं ऐसे स्टेट्स के लिए? सो फॉर एग्जाम्पल, इन जो भी रिसोर्स रिच स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाए। इंडस्ट्रियल हब्स अगर आप देखेंगे तो हमारे जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं कंट्रीज़ के, वो ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अ, इस तरफ देखेंगे तो थोड़ा पंजाब के बेल्ट में पहले जो डेवलप हो गए, ये इंडस्ट्रियल हब्स बन गए। अ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो फर्स्ट नेहरू जी की गवर्नमेंट में आई थी। उसमें कहा गया कि मिनरल्स देश में कहीं भी होंगे, लेकिन वो सेम प्राइस पे हर जगह उपलब्ध होंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था इंडस्ट्री झारखंड में या छत्तीसगढ़ में लगाने का, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट्स थे, स्किल्ड मैन पावर की भी थोड़ी बहुत कमी थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हम पोर्ट्स के आसपास लगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान होगा, एक्सपोर्ट्स करने में थोड़ी स्किल्ड मैन पावर भी है। तो सबने इंडस्ट्रीज लगाना उन्हीं कोस्टल एरियाज में या इन हब्स में लगाना शुरू किया। कैलकाटा में भी था। तो जो एक शुरुआत में इंडस्ट्रियल पुश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, और ये पॉलिसी 1993 तक चली, करीब 40 वर्षों तक। तो 40 वर्षों तक आते आते जब तक देश लिबरलाइज हुआ तब तक ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब्स डिफाइन हो चुके थे कि यही है। तो जहां इंडस्ट्रियल हब डिफाइन हो गया है तो नए इंडस्ट्रीज भी वहीं खुलेंगे। किसी को आज अगर नया ऑफिस खोलना होता है तो वो स्टार्टअप भी हो तो गुड़गांव में या बैंगलोर में जाके ही खोलता है, वो एक नए शहर में जाके नहीं खोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ पूरा इकोसिस्टम वहां पे बना हुआ है उस चीज के लिए। तो इस प्रकार से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में बहुत पिछड़ गए। उसके बाद में थोड़ा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी जिम्मेदार मानता हूं कि पिछड़ने के बाद भी जो इनिशिएटिव एक किसी पॉइंट पे लेना चाहिए कि कोई बात नहीं हम पिछड़ गए, अब तो कम से कम शुरू करें। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड में मैं देखता हूँ वो भी पिछड़ गया था, लेकिन 2000 के शुरुआत में आप देखेंगे जब वो नया स्टेट बना तो उसने पंतनगर में पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया, रुद्रपुर का जो बेल्ट है वो पूरा एसईजी बनाया उसने, और सारे इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया कि आप यहाँ पे आइए, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आप वहाँ से आज क्रॉस कीजिएगा, वहाँ पे सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं, राइट। तो वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक स्टेप लेना चाहिए कि हमारे यहाँ का मिनरल्स जो है वो सिर्फ दूसरे स्टेट जाके वहाँ पे मैं आयरन और प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उससे स्टील बन रहा है, स्टील से गाड़ियाँ बन रही है तमिलनाडु में, तो मैं यहीं पे स्टील बनाऊँ और यहीं पे गाड़ी बनाऊँ। ये जो एक लीडरशिप का विजन होना चाहिए उसकी बहुत कमी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि एक इन स्टेट्स को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सर इसमें एक जो इस बेल्ट पे प्रॉब्लम है, आई थिंक वो प्रॉब्लम मैंने बड़े लेवल की कंपनीज़ पे भी देखी है, लोगों में भी देखी है, एम्प्लॉइज़ पे, पढ़े लिखे लोगों में, कि लेट्स यूपी की बात करते हैं। तो लोगों के मन में एक थोड़ा हेजिटेशन रहता है कि यार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ठीक है? हम प्रेफ़र करेंगे मे बी साउथ में जाके जॉब करना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेटर है वहाँ पर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जैसे आपने देखा बिहार में बहुत बुरी हालत थी। बहुत सारे केसेस हमने देखे जो कि मूवीज़ भी बनी उन सब चीज़ों पे। लॉ एंड ऑर्डर कितना सॉल्व हो गया है वहाँ पर? अभी अ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इशू मोस्टली हर स्टेट में थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, वेरिंग डिग्रीज में रहेगा। अगर मैं बोलूँ एकदम आइडियल स्टेट पे है तो नहीं, मैं नहीं बोल सकता बिल्कुल आइडियल स्टेट पे है, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, राइट। अगर मैं 90 के दशक से कंपेयर करूँ तब मैं बोलूँगा राम राज्य है, राइट। बिकॉज सी प्रॉब्लम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई क्राइम्स हो रहे हैं स्टैंड अलोन, अगर स्टेट उस पर या वहाँ की पुलिस तुरंत उस पर एक्ट कर रही है, उसको कोर्ट्स में प्रोड्यूस कर रही है और सजा मिल रही है, तो मैं उसको एफिशिएंट मानूंगा। आज के डेट में जो क्राइम्स हो रहे हैं, जितनी भी एफिशिएंसी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पुलिस कम से कम कोशिश करती है, उस पर एक्ट करती है, कोर्ट्स जाते हैं, उसमें कुछ कन्विक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। 90 के दशक में आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या था कि जो क्राइम था, जो स्टेट था और जो पुलिस थी, सब एक साइड पे थी। तो क्रिमिनल्स गवर्नमेंट के पार्ट होते थे,
क्राइम्स करने वाले ज़्यादातर लोग सत्ता के संरक्षण में क्राइम्स करते थे और किसी के पास कहीं जाके उसको सॉल्व करने का कोई रिजॉर्ट नहीं होता था कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस मेरी बात सुन ले और एफआईआर लिखे और पुलिस फिर उस पर एक्ट करे। वो जहां स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिर वो स्टेट का ब्रेकडाउन हो गया। तो वो डिफरेंस था उस समय के और इस समय के लॉ एंड ऑर्डर में। हैविंग सेड दैट, और बेहतर होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है इंडस्ट्रीज के सेंस में, कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर भी होने लगती है फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ा स्केप्टिसिज्म से देखते हैं कि अच्छा ठीक है आज बेहतर हो गई, लेकिन क्या भरोसा, कुछ सालों पहले तक तो इतनी खराब थी, अच्छा ये सरकार ठीक करिए, क्या भरोसा अगर सरकार बदल गई तो दूसरे में फिर वही हालत हो जाएगी। तो फिर भी बहुत कॉशियस होते हैं और जो पुराना एक तरह से वो जो दाग होता है वो बहुत मुश्किल से मिटता है। तो आपको बहुत सस्टेन्ड पीरियड के लिए एफर्ट दिखाना पड़ेगा, 10 साल 15 साल की। अब वो स्थिति एकदम नहीं हो सकती किसी भी हालत में। ये कॉन्फिडेंस जब दे पाएंगे तभी इंडस्ट्रीज आएगी। सर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है, जैसे मोदी जी ने बोला था कि यार एक ही तरीका है विकास 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 आगे बढ़ने का, बहुत सारी चीज़ें उससे सॉल्व होंगी। मे बी जो पॉलिटिकली लोग जो 500 रुपये लेके वोट देते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी बेटर हो गई तो वो नहीं अफोर्डेबल रहेगा वो चीज़ करना। तो विकास के लिए अलग अलग जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका डेवलप होना ग्रास रूट से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जो स्टेट्स हैं वो ईस्ट में हमारे डेवलप हो रहे हैं, कितने सेंटर में, कितने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो डेवलप किसी स्टेट को करने के लिए लाइफ साइकिल अगर देखें या टाइमलाइन देखें, पॉलिटिकल पार्टी एज पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अगर आप सीएम बनते हैं या फिर आपकी पार्टी का कोई सीएम बनता है तो कितने टाइम में इस चीज़ को एक ड्रास्टिकली डिफरेंस ला सकते हैं इस चीज़ पे? अगेन प्रोसेसेस में, पॉलिसीज में चेंज लाना बहुत जल्दी पॉसिबल है, राइट। मैं यूपी का ही एग्जांपल लेता हूँ। अब 2017 में योगी जी की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर में साल भर में फर्क दिखने लगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप की पॉलिसीज आई। उन्होंने $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए यूपी को एक रोड मैप तैयार किया। एक साल में ये सब किया जा सकता है अगर कोई थोड़ा सा चाहने वाला पॉलिटिशियन है, लेकिन इसका असर कितने दिन में दिखेगा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जितने भी काम शुरू हुए, फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर पे अगर काम शुरू हुआ, तो मैंने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट तुरंत तैयार नहीं हो जाएंगे कि अच्छा अब तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। वो 5 साल वेट करेंगे, आराम से देखेंगे वो कि एक्चुअली सस्टेन्ड वे में ठीक हो गया है कि बस अभी एक छोटे पीरियड के लिए ठीक हुआ है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी जब नहीं आएंगी तो वेट करेंगे और कौन सी दूसरी कंपनी जाके इन्वेस्ट कर रही है। जब देखेंगे कि 4 बड़ी कंपनी जाके इन्वेस्ट कर दे रही तो 5वीं आएगी, देखा देखी। इसी प्रकार से और भी पॉलिसीज में, हेल्थ में, एजुकेशन में आप नई पॉलिसीज ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसको बनने में, क्रिएट होने में, उसमें फिर इनएफिशिएंसीज आएंगी बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल जब जीएसटी आई कंट्री में तो शुरुआत में बहुत सारे उसमें कंफ्यूजन हुए, ट्रेडर्स ने बोला ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उस पर रिविजन्स आए। उसको देखिए एफिशिएंट होते होते समय लगा। अब जाके जो हमारे टैक्स कलेक्शन है जीएसटी के, आप देखेंगे पर मंथ 2 लाख CR अब क्रॉस कर रहा है। वो पहले दिन नहीं हो सकता था। तो हेंस किसी भी सरकार के इनिशिएटिव्स को फ्रूटफुल होना, उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगते हैं, उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो दिखने लगता है कि ये सरकार कर रही है, नहीं, वो आपको साल भर के अंदर दिख जाएगा। उसके पॉलिसी से, डायरेक्शन से, वो जो भाषणों में बोल रहे हैं, जो इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, वो दिखने जरूर लगता है साल भर के भीतर। सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लाइंस पर अगर देखें तो एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, जो आपने इंडस्ट्रीज़ की बात की। एक जैसे हम सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, इंडिया लेवल पर कुछ जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे ONGC हो गई या फिर कोल इंडिया हो गई, जो कि सेंट्रलाइज्ड कंपनीज़ हैं। ऐसे स्टेट लेवल की भी कुछ कंपनीज़ होती हैं। उनको क्या अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, तो क्या इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चीज़ से? देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि अ गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, राइट। तो गवर्नमेंट किन बिजनेसेस में होनी चाहिए, किन एरियाज में होनी चाहिए? वैसे एरियाज में जहां आप प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल नहीं दे सकते हो फॉर सम स्ट्रेटेजिक रीजन। सो फॉर एग्जांपल डिफेंस, गवर्नमेंट देश का डिफेंस आउटसोर्स नहीं कर सकती है क्योंकि कंसिडरेशंस, प्रॉफिट नहीं हो सकता है वहाँ पे। शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सो फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, पेट्रोलियम रिजर्व्स है मान लीजिए,
या रेयर अर्थ मिनरल्स की जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कहेगी कि फुल कंट्रोल नहीं दे सकते प्राइवेट सेक्टर को। एजुकेशन पे फुल कंट्रोल नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि सारे प्रॉफिट मोटिव से स्कूल चलाना है तो चलाओ कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देश में वैसे सेक्शंस हैं जो पे नहीं कर सकते, तो आपको एजुकेशन में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा वैसी जगहों पे जहां प्राइवेट सेक्टर इज मोर देन एफिशिएंट टू वर्क, वहां गवर्नमेंट को घुसने की जरूरत नहीं, घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोर कॉम्पिटेंस बिजनेस चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का कोर कॉम्पिटेंस पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना है। देयर इज अ डिफरेंस। तो कंपनीज जो ऑलरेडी चल रही, ठीक है, वो तो जो हमारा इनिशियल 5 ईयर प्लान्स था, उस समय देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन के पुश की जरूरत थी, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम इन्वेस्ट करेंगे, हम ऐसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस खड़े करेंगे जो इन्वेस्ट करेगी और देश की इकोनॉमी मूव करेगी। अब वो इतने बड़े हो गए हैं, वो चल रहे हैं। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम गवर्नमेंट ओन्ड नए एंटरप्राइजेस खड़ी करें और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करके ये चलाएं। रियली नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग भी है उसमें भी, उसको भी हमें पुश करना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट की ओर, उसको हमको पुश करना चाहिए एफिशिएंसी की ओर, प्रॉफिट्स की ओर। कोई अगर गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज और लॉसेस मना रहा है हर साल 1,000 करोड़ के, क्यों मना रहा है? उससे किसका फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सो आई रियली डोंट थिंक गवर्नमेंट इज अ रोल देयर। और सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी एक जो बोलते हैं रेड टेपिज्म है, कोई आना चाहे तो उसको बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी पॉकेट्स जो हैं उनको भरना पड़ता है। तो अगर हम वापस थोड़ा सा करप्शन का एंगल देखें इस चीज़ में, क्यों 100% अगर बीजेपी की बात करें तो सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट्स में है, काफ़ी अच्छे स्टेट्स में है, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, बट करप्शन क्यों ऐसा है जिस पे हम फुल एंड फाइनल कॉल लेके, ठीक है, चाइना में हमने सुना है कि जो हाई लेवल पर करप्शन कुछ लोगों ने किया उनको डेथ पेनल्टी मिल गई, ठीक है, या फिर एक एक्सट्रीम कोई स्टेप ऐसा हो जहाँ से कम करप्शन को हम ख़त्म कर सकें। क्योंकि मैंने कुछ पर्सनल स्टोरीज़ भी ऐसी सुनी हैं जो कि सेंट्रल जॉब्स में, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि बात इस लेवल तक की है, जो करप्शन नहीं करना चाह रहा उसको फोर्स किया जाता है कि तुम हमारी चेन तोड़ रहे हो और तुम्हें करप्शन करना ही है, नहीं तो हम मे बी हस्बैंड वाइफ को अलग ट्रांसफ़र कर देंगे, हम प्रेशराइज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स आके प्रेशराइज़ करते हैं जो जो ईमानदार इंसान है और उसके पास कुछ वे आउट नहीं है, क्योंकि अगर उस चीज़ को रिपोर्ट किया तो प्रमोशंस नहीं होंगे, अलग जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पब्लिक को ही पता होगी, ये रिप्रेजेंटेटिव्स को भी पता होगी कहीं न कहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और इतने बड़े एंटरप्राइजेज़ पर इतना बड़ा लेवल का करप्शन है जो कि दिखता भी नहीं है, जो शायद कभी दिखेगा भी नहीं। तो ये चीज़ें हम जड़ से क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को? मेरे ख्याल से देखिए, जब तक इंसान रहेगा करप्शन रहेगा। उसको आप ज़ीरो करना शायद पॉसिबल ना हो, रिड्यूस करना ज़रूर पॉसिबल है। रिड्यूस करना कैसे पॉसिबल है कि आप अगेन मॉरली उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते कि करप्शन करना बहुत बुरा है, गलत है, तो लोग सुनने वाले नहीं हैं। उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि आप करप्शन के एवेन्यूज़ ख़त्म कर दो। आपके प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हो जाए, आपकी मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसको डर हो कि करप्शन करूंगा मैं तो पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तो सज़ा निश्चित है और जेल या जो भी होगी मेरी नौकरी चली जाएगी। चाइनीज़ मॉडल फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उसके यहाँ डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ वो सब नहीं कर सकते। बट हाँ, जब ये प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा सबको कि सजा करने पे पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, पकड़े जाने पे कन्विक्शन का बहुत ज़्यादा चांस है, कन्विक्शन पे नौकरी जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो करप्शन खत्म, मतलब बहुत कम हो जाएगा। आज के दिन में क्या है, करप्शन करने में आपको पता है पकड़े जाने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। पकड़े जाने पे भी कोर्ट में कन्विक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और उसके कारण फिर आपकी नौकरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं हमारे झारखंड में, आईएएस ऑफिसर्स हैं, अभी 2 साल वो जेल में रहे, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, अब बाहर आए, फिर से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, अभी किसी विभाग को वो देख रहे हो, सेक्रेटरी हैं किसी विभाग के, राइट। तो मुझे लगता है ये जब तक चेन हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तब तक करप्शन कम नहीं होगा। प्रोसेसेस को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, डिस्क्रिशन को कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति के चाहने या न चाहने से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है तो करप्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर वो प्रोसेस इतना क्लियर है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहले जो सोर्सिंग होती थी बहुत सारी, वो अलग अलग ऑफिसेस में अलग अलग लेवल से उसने टेंडर्स मंगाया, किसी 3 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें जो सबसे सस्ता है उसको दिखा के उसने टेंडर ले लिया, सप्लाई ले लिया। जब से जेम पोर्टल आया, जेम पोर्टल पे क्या है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया कि इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, इस विभाग में, इस शहर में, उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है।
दैट्स अ लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप कोई चाह के भी उसको ट्वीक नहीं कर पा रहा है, और उसमें जो सबसे सस्ता होगा, अगर सारे क्वालिफिकेशंस क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो उससे उसको लेना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रोसेसेस आप जितना ज़्यादा डेवलप कर पाओगे, डिस्क्रिशन को जितना ज़्यादा कम कर पाओगे, करप्शन धीरे-धीरे उतना कम होते जाएगा। सर आपने आई थिंक थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी की बात की कि टेक्नोलॉजी आई तो करप्शन कम हुआ। बट इसको हम कुछ और फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली अ, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, क्वालिटी लॉस भी हो रहा है। काफ़ी हम देखते हैं कि जैसे ब्रिजेज़ बनते हैं वो टूट जाते हैं बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्टर ने सही नहीं किया। तो कहीं पे मॉनिटरिंग एजेंसीज़ भी हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम तो बहुत हैं बट वो काम कोई ठीक से कोई भी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है मे बी अगर हम फूड सेक्टर की बात करें, ठीक है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है हमारे पास, बट वो भी करप्शन के चलते चीज़ों को वो कुछ एक्शन नहीं हो पाता है उस चीज़ पे। और पीपल का इन्वॉल्वमेंट हम 100% हटा भी नहीं सकते हैं इस चीज़ को, तो लोग तो रहेंगे। तो क्या हम एक बहुत बड़ी ऐसी बॉडी बनाएँ एंटी करप्शन बॉडी, ऑल्दो हैं एंटी करप्शन बॉडीज़ जो कि इतनी ज़्यादा वेल वर्स्ड हों टेक्नोलॉजिकली कि वो हर चीज़ को पकड़ें, तो वो चीज़ कैसे कहाँ से स्टार्ट होगा वो? एवेन्यूज़ की आपने बात की, हमने जो मोस्टली जो करप्शन का पैसा है वो या तो लैंड में चला जाता है, लोग लैंड खरीद के रख लेते हैं या ज्वेलरी ले लेते हैं। कहीं पर सरकार ने पैन कार्ड की लिमिट लगाई है, तो स्टिल चीज़ें हो रही हैं। तो सॉल्यूशन कहाँ से एक नॉर्मल इंसान सोच पाएगा? मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जब प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग होने लगेंगे और हर लेवल पे आप डिस्क्रिशन खत्म करने लगेंगे, तभी आप करप्शन खत्म कर सकते हैं। जैसे अब इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सरकार ने डीबीटी शुरू किया और कहा कि जो पैसे अब जाने हैं वो अब सरकार के हर लेवल से ना जाके सीधे मैं बैंक अकाउंट्स में दूंगा बेनिफिशियरी के। सो फॉर एग्जांपल पीएम आवास एक योजना है जिसमें करीब करीब 1,30,000 रुपए लोगों को मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, कि वो अपना घर बना पाए, जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ का जो मुखिया है, उसके नाम से जनरल सर वो नाम भेजेगा अपने ब्लॉक में कि हमारे यहाँ ये फलाना व्यक्ति रहता है, इसका कच्चा मकान है, तो ये पीएम आवास इसको मिलना चाहिए। फिर ब्लॉक से वो डिस्ट्रिक्ट में कोलेट होता है, लिस्ट ऊपर जाता है, फिर उसमें से वो लिस्ट आते जाती है कि इन लोगों को अलॉट हुआ है, फिर उनको पैसे आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो मुखिया होगा या जिसने नाम भेजा वो पहले ही कह देता है कि मैं तुम्हारा नाम भेज रहा हूँ, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो तुम्हें मुझे 30,000 रुपये देने होंगे। राइट? तो सरकार ने तो प्रोसेस वाइज देखिए कितना क्लीन कर लिया कि किसी के हाथ में पैसे जाने ही नहीं दे रही थी, वो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला गया। लेकिन अब वो उसको उल्टा ट्विस्ट कर रहा है कि नाम तो मैं भेज दे रहा हूं, लेकिन 30,000 रुपये मुझे चाहिए, सिंपल है। अब वो 30,000 रुपये उसको दे देता है। तो लोग बहुत बार ऐसा आप देखेंगे कि प्रोसेसेस आप कुछ भी बना लेंगे, उसको ट्वीक करने के तरीके ढूंढ लेंगे। वेरी वेरी सो हेंस मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, एक चीज से नहीं होगा। टेक्नोलॉजी प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो जाए, डिस्क्रिशन बहुत कम हो जाए, उसके बाद मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग रहे, लीगल एक्शंस पकड़े जाने के लिए जो बॉडीज हैं हमारे वो बहुत स्ट्रांग हो, और पकड़े जाने के बाद जो जुडिशियरी का काम है उसको कन्विक्ट करके फिर उसको इम्प्रिजन करना वो बहुत स्ट्रांग हो। पूरे चेन में जहां भी गैप्स दिखेंगे वहां पे आप देखेंगे कि लोग करप्शन कर रहे हैं। जुडिशरी भी सर आई थिंक हर उसका फोकल पॉइंट आ ही जाता है कि जुडिशरी का जो इनएफिशिएंसी बोलें या फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, जुडिशरी को इम्प्रूव करना भी एक वॉर फुटिंग पर करना ज़रूरी है उस चीज़ को भी। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली किसी भी चीज़ में करप्शन ले ले, क्राइम ले ले, किसी भी चीज़ में जब तक कानून का भय नहीं होगा, लोगों को ये पता है कि मैं छूट जाऊंगा, तो वो करेगा। उसको पता है कि कोई रेपरकशन नहीं है ना। जब लोगों को कंफर्म हो जाता है कि रेपरकशन होगा, तभी लोग डरेंगे, तभी लोग नहीं करेंगे। एंड हेंस जुडिशियरी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हम ये बात करते हैं कि इंडिया डेवलप होगा 2047 तक, बट इंडिया को डेवलप होने के लिए क्या कुछ स्टेट आप देखते हैं जो पहले डेवलप होंगे? ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंडिया एक बार में 2047 में डेवलप हो गया। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो मे बी उससे पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले डेवलप होने का पोटेंशियल रखते हैं? और अभी हम देखते हैं काफ़ी लोग एजुकेटेड लोग माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है। दुबई चले गए लोग, यूएस जाते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। तो एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पर्सपेक्टिव से कौन से स्टेट डेवलप हो सकते हैं ताकि हम ये सोचें कि यार चलो हम एटलीस्ट डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, क्योंकि 2047 भी ऑल्दो शॉर्ट है टाइम, बट अगर लोग देखें तो वो दूर ही डिस्टेंट ड्रीम ही दिखता है अभी तक, 20 साल बाद की बात कर रहे हैं हम। तो
कौन से स्टेट्स हम सोच सकते हैं ऐसे जो फास्ट ट्रैक होंगे? अभी भी आप देखेंगे तो हमारे स्टेट्स के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। आप देख लें, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लें, और भी जो HDI पैरामीटर्स है वो आप देख लें। जनरली आप देखेंगे जो सदर्न स्टेट्स है वो काफ़ी आगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब काफ़ी आगे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्दर्न स्टेट से, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस वाले बेल्ट से। हर पैरामीटर में बहुत आगे हैं। पर कैपिटा इनकम के केसेस में देखेंगे, गोवा की पर कैपिटा इनकम बिहार से 6 गुना होगी आज, 6 टाइम्स, राइट। तो उस केस में बहुत ऑब्वियस है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, हमारे सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, वो पहले उस डेवलप्ड की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि सिर्फ अगर वही स्टेट ग्रो करते रहेंगे इस तेजी से, तो जो पूरे देश की एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो शायद नहीं आ पाएगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे अंडर टैप्ड स्टेट्स हैं या जो ज़्यादा अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहाँ ग्रोथ के एवेन्यूज ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर सदर्न स्टेट ज़्यादा डेवलप भी हो रहे हैं तो उसकी ग्रोथ भी सैचुरेट होती जाएगी धीरे धीरे। तो जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है खास करके, इंक्लूडिंग यूपी आप देख लें, प्लस जो पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट 20 ईयर्स में इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ ड्राइवर होंगे हमारे कंट्री के, और अगर ये ग्रो कर पाएंगे तभी जो नेशनल लेवल पे हम एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या उसको डेवलप नेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर ये स्टेट्स ग्रो कर पाए। सर अगेन आई थिंक थोड़ा सा क्लोजिंग नोट पे मैं ये पूछूंगा कि एक जो आई थिंक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी वो यही है कि पढ़े लिखे लोग जैसे विद गुड एप्टीट्यूड पीपल जॉइनिंग पॉलिटिक्स, जो आपसे मिलके मुझे लगा ऐसे अगर कोई चाहे आना इस चीज़ में तो लिमिटेशन होती हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनको फाइनेंशियल भी हो गया और फिज़िकल सिक्योरिटी भी रह गया। प्लस कुछ स्टेटमेंट्स जैसे बोली आप पे भी रिसेंटली एक डिफेमेशन केस हुआ है ऐसी पॉडकास्ट में कुछ बोलने के लिए, तो हमने भी आज कुछ नाम लिए हैं। तो ये कितना कैसे लोग इस चीज़ से बच सकते हैं? क्योंकि अपना ओपिनियन देना भी अगर इतना रिस्की है जिसमें कि आप ट्रूथ ही बोल रहे हो जो कि वेल नोन ट्रूथ है, अगर इंसान आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा है इस चीज़ का, इतना वो है, तो कैसे कोई पॉलिटिक्स में आ पाएगा इस चीज़ के लिए? गलत इंसान को गलत तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, आइडियली आप बिल्कुल सही हैं। और सी ये प्रॉब्लम्स होगी बिकॉज आप एक ऐसे फील्ड में स्टेप कर रहे हैं जो अभी तक सोच लीजिए आप एक प्रकार से आधिपत्य रहा है, या एक क्लोज नेटवर्क के लोगों का, सो कॉल्ड पावरफुल लोगों का या मनी रिच लोगों का वो फील्ड रहा है। तो आप एज एन आउटसाइडर अगर उसमें आप स्टेप करेंगे तो बहुत सारे लोगों को उसमें बुरा लगेगा। लेकिन खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ और क्या करना है मुझे। और जब वहाँ पे एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंसी जो भी है, जो भी गलत है, आप उस पे भी आवाज़ उठाएंगे तो बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा। हमने करप्शन पे इतनी सारी बात की, तो उस पे जो ऑलरेडी होंगे उसमें और जिसको फ़ायदा हो रहा है उस करप्शन से, उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। बट अगेन मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल आपको अगर लगता है कि मैं सही हूँ, सही चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज कम से कम देश में मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसे लोग हैं जो उस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट्स हैं, तो आप राइट रिकोर्स ले सकते हैं। मैं पुलिस पे जा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि एक सिक्योरिटी की थ्रेट है, मैं कोर्ट्स में कह सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव रेफरेंसेस फॉर दैट। मैं ऐसे हवा में बनाई बातें नहीं कह रहा हूँ, दीज हैव बीन वाइडली रिपोर्टेड। तो है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो बिल्कुल रहेगा, उससे मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि एक आप ऐसी फील्ड में जो पब्लिक सर्विस की फील्ड है, तो इसमें आप ऑफिस जाके और शांति से घर नहीं आ पाएंगे। इसमें लोगों से डील करना होगा, और अब जहाँ भी लोगों से आपको डील करना पड़ेगा वहाँ कंटेंशंस आएंगे। कई बार ये कंटेंशंस थोड़े ज़्यादा सीरियस होंगे, कई बार एक्सट्रीम्स पे जाएंगे, उससे आप भाग नहीं पाएंगे। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस। और सर ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ा पाएँ जो कि एजुकेटेड हैं? एक जैसे हमने बात की थी कि कुछ लोग इलेक्शन जीतने में कैपेबल होते हैं और कुछ लोग में भी डिलीवर करने में सोसाइटी के, जो अच्छे जो लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब्स में चले जाते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहें जिससे कि हम बहुत सारे प्रोसेसेस को मे बी स्ट्रीमलाइन कर सकें, जो आपने गैप्स की बात की, हर लेवल पर गैप होता है, उसको अगर हम फिल करना चाहें तो ऐसे लोग चाहिए। उनके लिए हम कैसे स्मूथन अप कर सकें कि उन पे इनिशिएटिव भी रहे, उन पे कुछ एक इंसेंटिव भी रहे आने का, और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर पाएँ?
थोड़ा सा पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है मेरे ख्याल से पहले से, अगर मैं बोलूँ। लेकिन फिर भी एज अ एज अ कंट्री मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो एवेन्यूज़ होने चाहिए नए लोगों को पॉलिटिक्स में एंटर करने का, जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, वो थोड़े कम हैं, वो और हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस से ही कंपेयर करूँ, तो यूएस में देयर आर सिस्टम्स जहाँ कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो इलेक्शन के समय सबैटिकल ले लेते हैं और 3 महीने कैंपेनिंग करने चले जाते हैं और फिर वापस आके अपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई बंदा ऐसा करने की कोशिश करे तो कंपनी वाले उसे निकाल देंगे। राइट, बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है हर लेवल पे जो एक स्ट्रक्चर्स होना चाहिए सपोर्ट करने के, स्कूली लेवल पे इनफैक्ट इस सोसाइटल लेवल पे सबसे पहले जो ये पूरा नैरेटिव है कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, राजनीति में गंदे लोग होते हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अपने बीच से ही लोगों को जानना पड़ेगा, इसमें अगर हम सिर्फ उसे गाली देते रहेंगे तो सुधरने वाला नहीं है। स्कूल के लेवल पे पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमारे बच्चों की। जब वो कॉलेजेस में जा रहे हो तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई जब 30-35 साल का हो जाए, नौकरी कर रहा हो, उसको अचानक से बोलेंगे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, वैसे नहीं होगा। जब तक शुरुआत से ही आपने उसका इंटरेस्ट नहीं चेक किया होगा और शुरू से ही थोड़ा थोड़ा उसको नहीं लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स कुड बी वन फील्ड फॉर मी, वो स्ट्रक्चर्स बनाने जरूरी है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि नए अच्छे लोगों को लाने के लिए हमें अ, अ, कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप्स ही हो सकते हैं कि 2 महीने आइए हमारी पार्टी के साथ काम करके देखिए, हमारी आइडियोलॉजी आपको पसंद आती है तो लॉन्गर टर्म एंगेजमेंट हो सकता है। पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, वो जिस किसी भी क्षेत्र में है। इंडिविजुअल्स अपने साइड से क्या कर सकते हैं, वो अपने आसपास में स्मॉल सोशल इश्यूज पे जुड़ सकते हैं। जो वहाँ पे एनजीओज काम कर रहे हैं ग्राउंड पे वेरियस थीम्स पे, उसमें से जो भी कॉज उनके मतलब दिल के नज़दीक है उस पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को शिक्षा पे काम करना अच्छा लगता है तो अपने आसपास किसी एनजीओ में गया, उसके साथ काम करने लगा संडेज को। उससे क्या होगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा, उसको समझ में आएगा कि वो कितना उसके लिए बना हुआ है या नहीं, या सिर्फ वो उसको फैंसी लग रहा है वो दूर से देख के, कि एक्चुअली उसको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने की, इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से फिर वो मैचिंग होने लगेगी। अगर 100 लोग इस प्रकार का इनिशिएटिव लेंगे, उसी में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि हाँ सीरियसली मैं इसके लिए बना हुआ हूँ, उसी में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो नौकरी छोड़ के फिर पूरे फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सर पॉलिसी वाइज कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती हैं जो एटलीस्ट सेफ्टी नेट दे लोगों को, कि अगर कोई 1 साल अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन उसे वापस ले, या फिर एटलीस्ट 1 साल का जो एक्सपेंसेस हैं वो पार्टी बियर करे, या फिर कुछ होना फंड बनाया चाहिए। जाए। आप मुझसे पूछेंगे तो एकदम ऐसा आइडियली होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत इससे खुशी होनी चाहिए कि सबैटिकल्स दे रहे हैं। ये एक रीज़न होना चाहिए कि यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर पॉलिटिक्स एज अ करियर। पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही हैं इस प्रकार के प्रोग्राम्स लाके, लेकिन अभी मुझे लगता है जो स्केल एंड ग्रैंडियर होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा, हाँ कुछ स्टाइपेंड भी मिल जाए। किस प्रकार के काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कितना एक्सपोजर दे पा रहे हैं, उसको आगे का क्या रास्ता दिखा पा रहे हैं, उसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर हम बना पाएँ। अगर 5-10 लोग ऐसे कॉरपोरेट से आके और पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप देखेंगे फिर बहुत सारे लोग आने लगेंगे, क्योंकि लोग वो सक्सेस स्टोरी का वेट करते हैं। उनको दिखता नहीं है ऐसा सक्सेस स्टोरी कि कोई कॉरपोरेट में था, पॉलिटिक्स में और सक्सेसफुल हो गया, इसी लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। थैंक्स सर, आई मीन बहुत अच्छा डिस्कशन था। एक जो होता है कि हमें आउटसाइड व्यू होता है कि चीज़ों का पर्सपेक्टिव, बट ग्राउंड लेवल पर आपने बोला जैसे कि पॉलिटिशियंस के लिए भी बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर आके उनको सिस्टम का कुछ और पता चलता है। तो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हैं उस पे बात की हमने, करप्शन पे बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बात की, कुछ लोगों पे बात की, इंटरेस्टिंग था। कुछ फाइनल आप बोलना चाहें ऑडियंस के लिए जो एक्चुअली देश को डेवलप होता देखना चाहते हैं, चीज़ों को सही देखना चाहते हैं, कि उनको क्या एस्पिरेशन बोलूँगा मैं उस चीज़ के लिए, या फिर एक पॉजिटिव सेंस में वो क्या एक होप रख सकते हैं अपने देश के लिए? होपफुल तो होना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो अदर वे आउट देन बी होपफुल फॉर द फ्यूचर। बट आई थिंक हम लोग जो जहाँ पे भी है उसको थोड़ा कंट्रीब्यूट करने का भी सोचना चाहिए, राइट? जैसे हम कई बार ये तो वेट करके देखना चाहते हैं कि मेरा देश आगे बढ़े, खुशी होती है और हर तरीके से वो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ये भी और सेंस ऑफ अवेयरनेस बढ़ना चाहिए कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
एंड देयर कुड बी वेरियस वेज टू कंट्रीब्यूट। पॉलिटिक्स एक तरीका हो सकता है, बहुत हज़ारों तरीके हैं। जो जॉब्स में काम कर रहे हैं, उस जॉब्स में ज़्यादा और ऑनेस्टली अगर काम कर रहे हैं, तो वो भी एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, देश को कंट्रीब्यूशन है। तो वो एक सेंस अपने अंदर होना कि दिस नेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, आई एम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस नेशन, और मैं जो भी करता हूँ हर दिन वो इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, राइट। ये फीलिंग ही अगर सब में आ गई कि मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, जनरल सिविक अवेयरनेस में मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्राइविंग में क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, मैं जिन लोगों से बिहेव करता हूँ, सब में अगर ये अवेयरनेस आने लगा और ये जनरल सेंस है कि आई शुड कंट्रीब्यूट टू दिस नेशन, और बेहतर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अगर ये सब में थोड़ा एक एक डेल्टा, एक एक % भी सबने बढ़ना शुरू कर दिया, तो देश की इकोनॉमी तो ऐसी, आई थिंक इट विल गो रॉकेट्स। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी होप कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ आपका मैसेज, और आगे हम एक और डिस्कशन का एटलीस्ट एवेन्यू ओपन करें। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे भी बहुत थरली आई एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप यू डू वेरी वेल इन योर यस सर, पॉडकास्ट। फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट थैंक यू। सर।